हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोक सेवक। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हम वर्ल्ड हिस्ट्री की हमारी जो सीरीज चल रही है हिस्ट्री ऑप्शनल में, टुडे वी नीड टू डिस्कस यूरोप आफ्टर 1815, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आफ्टर द एग्जाइल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1814। 1815 में यूरोप के क्या हालात थे, वी विल ट्राई टू डिस्कस दैट इन टुडेज सेशन। सो मेक श्योर कि प्रीवियस सेशंस आप सभी अटेंड जरूर कर लें, बिकॉज सो फार in world history what we have covered, अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहले तो हमने कुछ बेसिक बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन समझा, यानी कि एंशिएंट वर्ल्ड में क्या हाल थे। देन मेडिएवल वर्ल्ड की कहानी को समझा, यानी द थ्री इंस्टीट्यूशंस, द होली रोमन एम्पायर, फ्यूडलिज्म एंड द यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च। राइट, इनका फॉर्मेशन एंड देन इनका डिक्लाइन, पहले इनका ओरिजिन एंड देन इनका डिक्लाइन हमने समझा। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने सेंचुरीज के अकॉर्डिंग से 18 से 14 सेंचुरी, देन 14 से 16 सेंचुरी, देन 16 से 18 सेंचुरी एंड 18 से 20th सेंचुरी कहानी हमें देखनी है। सो 18 से 14 ये तीनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रांग थे, बट समवेयर अराउंड 12th सेंचुरी धीरे धीरे हमें अग्रेरियन रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। 14 से 16 के बीच में हमें कमर्शियल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। 16 से 18 के बीच में हमें मर्केंटलिज्म देखने को मिलेगा या मर्केंटाइल रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। कमर्शियल रेवोल्यूशन एंड मर्केंटाइल रेवोल्यूशन के बीच में हमें साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। एंड कंबाइनिंग ऑल दिस विद द न्यू आइडियाज दैट विद द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, नए आइडियाज डेमोक्रेसी के जो हमें देखने को मिले, या लिबर्टी के, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी के, जिसके साथ हमें 18 सेंचुरी में दो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस देखने को मिलती हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। कंबाइनिंग ऑल दिस विद द न्यू आइडियाज, देन इन द 19th century what we will observe is industrial revolution, right, the rise of nation states and all that. So ये बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी अच्छे से, दिस इज द बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड में हम समझते आ रहे हैं अभी तक हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री को। सो एनलाइटनमेंट पढ़ा हमने एज पर आर सिलेबस ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल। सबसे पहले हमने एज ऑफ एनलाइटनमेंट पढ़ा, देन पढ़ा अमेरिकन रेवोल्यूशन, कंबाइंड दैट विद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेरिकन सिविल वॉर। देन वी एंटर्ड इनटू फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789 से 1799 फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन 1799 से 1814 द रूल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। 1789 से 1799 तक भी तीन फेजेस हमें देखने को मिले। फर्स्ट द फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देन द फेज ऑफ रेडिकल रिपब्लिकनिज्म एंड देन द रूल ऑफ डायरेक्टरी। These were the three phases of the French Revolution. So I hope that you guys remember that what was the class conflict here. Class conflict क्या था? That initially it was the middle class who was seeking power. So middle class में भी upper middle class provided leadership to the rest of the middle class and the lower classes, which were the masses, which were the muscle behind the revolution. That eventually resulted into the proclamation of constitution in 1791, or the first constitution जो adopt किया गया, sorry, not proclamation but the adoption of the first constitution. Then eventually जो lower middle classes है and the lower classes है, वहाँ से जैकोबियन या जेरोंडिन्स एंड जैकोबियंस हमें निकलते हुए नजर आएंगे। सो रेडिकल रिपब्लिकनिज्म, अगेन देयर इज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। देन रेडिकल रिपब्लिकनिज्म, रेन ऑफ टेरर, जैकोबियन टेरर जब हाथ से बाहर निकल जाएगा तो थर्मोडोरियन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलेगी, विच विल रिजल्ट इनटू द रूल ऑफ डायरेक्टरी। राइट, नाउ साथ में पैरेलल में क्या चल रहा है सिंस 1792 में। अब ये सारी कहानी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको जस्ट ब्रीफ दे रहा हूं। 1792 में फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, सो द फर्स्ट coalition of European countries was formed against France. So the first, second, third, fourth, these four coalition fought against France, and finally in 1814 finally they were able to defeat Napoleon Bonaparte.
So from 1719 to 1814, 1719 Napoleon Bonaparte was made the first consul for life. In 1804 he declared himself the king, the emperor. After that he introduced the continental system. After he defeated the third coalition, right? He pressured Austria and Russia to sue for peace. So Treaty of Tilsit हमें देखने को मिलती है. Then how they violated the continental system that was established by Napoleon, and that eventually led to the formation of fourth coalition, which finally defeated Napoleon. So what was the cause of the rise of Napoleon and what were the cause of the decline of Napoleon? All of this we have discussed in the previous sessions. So make sure that you go through all those classes in order to understand French Revolution in details. It is not just केवल यहाँ पर political changes, since you guys know that what we do, we track changes, but at the same time we track continuities, right? क्या क्या changes हो रहे हैं और क्या क्या continuity बनी हुई है, right? We understand, हमने एक concept समझा है कि change शुरू कहाँ से होगा? Change शुरू होगा economy से. So there will be some economic change that will result into change in the class equation, or that will result into social changes. That class equation or the social change will result into ideological changes, and those ideological changes will result into political changes. So French Revolution में क्या economic changes हमें देखने को मिले? That the middle class grew stronger. Due to mercantilism, the middle class grew stronger. So that is the change in the class equation. There was a middle class thus formed, which started demanding more and more power because of the new ideologies of individualism, of freedom, of the age of enlightenment. That led to the political change which we call the French Revolution, which established, first it established a constitutional monarchy, right? In French Revolution, what was the political changes? First it established a constitutional monarchy, then it established a republic, then a directory, then a consulate, and finally again a monarchy. First under the Bonapartes, under Napoleon Bonaparte, and then after the defeat of Napoleon Bonaparte, after the Treaty of Paris, the House of Bourbon was reinstated. Louis the 18th was made again the monarch of France, right? So this political, again एक political change हमें देखने को मिलता है और वो इसी same series of changes से होकर गुजरेगा. So make sure कि previous year session आप सभी देख लें ताकि ये concept आपके दिमाग में clarity से डले हों, क्योंकि इसके बाद क्या हमें देखने को मिलेगा? What will be the course of the 19th century, right? French Revolution को हम watershed event कहते हैं. क्यों? क्योंकि after French Revolution, the ideas of liberalism, the ideas of nationalism, the Congress of Vienna or the Metternich system or the ancient regime or the old order, no one will be able to contain these ideas of French Revolution. They will try their best, and in today's session we'll try to understand while understanding Congress of Vienna, how they tried to control these ideals of French Revolution, of liberalism and nationalism. But eventually, with the revolt of 1820s, with the revolt of 1830s, and finally of 1848, we will see that the old order or the ancient regime will not be able to contain these ideologies, right? So with this background, now let us enter into today's session. So this was the Europe before French Revolution. Before French Revolution. So कौन सी बड़ी शक्तियां यहां पर मौजूद थी? So France was a monarchy. Great Britain was a constitutional monarchy or limited monarchy.
we had the Polish Lithuanian Commonwealth, we have the Prussian monarchy, right? यहाँ पर ऑस्ट्रियन मोनार्की है, रशियन थे, ऑटोमन्स, स्पेनिश एंड पोर्टुगल, and many smaller states such as remnants of the Holy Roman Empire, right? The Dutch Republic, though Dutch Republic was not that much of a republic, पढ़ेंगे उसके बारे में भी. Then the monarchy in Sweden, then papal states, the Naples or the two Sicilies, Tuscany, Corsica, Sardinia, Savoy, House of Savoy, Venetian, Switzerland, Bavarian, Saxony, Brandenburg, Hanover, all of these were smaller states. आप देख रहे हैं that how it is in the central Europe there are many smaller states. Towards the eastern Europe there is one Austro-Hungary एक बड़ा state है, और Poland एक बड़ा state है, and then Russia. Towards the south east is the Ottoman Empire, which is the gateway to the South Asian and Southeast Asian region, right? But towards the west of the Europe are the bigger powers, the Spain, Portugal, France, Britain, and somewhat Denmark, Sweden. So क्या कारण है कि सेंट्रल यूरोप में इतनी छोटी छोटी स्टेट्स बनाई गई, right? Now this was the Europe before French Revolution, and this was the Europe after the conquest of Napoleon. Before Napoleon entered into Russia, this was the region that was carved out by Napoleon, right? The red boundary is the region that was carved out by Napoleon. Some territories were directly ruled by France, some territories were their कह सकते हैं vassal states, and some were their allies, such as Austria and Prussia were their allies, right? Some were their vassal states, such as Kingdom of Spain, the Confederacy of the Rhine that was formed by Napoleon, right? And this was the blockade 1806 में जो continental system बनाया, and this was the blockade formed by Napoleon. So this much ही हम already समझ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं already. Now let us start with the Vienna Congress. So with the Treaty of Paris concluded in 1814, Napoleon surrendered, and Napoleon was exiled to another island. Not initially, first he was sent to island that is Elba. Here it is. He was sent here. Then he was sent somewhere in the mid Atlantic Ocean, ताकि वहां से वापस ही नहीं आ सके, because यहाँ से वापस आ गया था Napoleon, and then finally he was defeated in the Battle of Waterloo, right, with the combined forces of Britain and Prussia. So after the Treaty of 1814, Napoleon was exiled. तो अब फ्रांस का क्या किया जाए? जो विक्टर पार्टीज थी, जो फोर्थ कोalition था, उसमें जो विक्टर पार्टीज थी, नाउ दे हैव टू डिसाइड कि अब फ्रांस का क्या किया जाए, बिकॉज फ्रांस जो है वो फ्रांस में जो आइडियोलॉजी या फ्रांस की तरफ से जो पिछले 2 डेकेड से वॉर चली आ रही थी, उसने यूरोप में बहुत उथल पुथल मचा दिया था. अब उस उथल पुथल को शांत करने की बारी थी बाय द विक्टर्स, एंड देयर वर 4 मेन विक्टर्स. कौन कौन से? ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, राइट. अब इनकी कोशिश थी कि भैया जो फ्रांस ने किया है यूरोप में, वो अब यूरोप में फिर से ना हो. एक बार पहले 30 इयर्स वॉर के बाद 1648 में ट्रीटी हुई थी वेस्टफेलिया की. उसके बाद लुईस 14 ने फिर से फ्रांस में उथल पुथल मचाई थी, और अब फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन ने फिर से फ्रांस में या यूरोप में उथल पुथल मचाई है. तो in the 19th, so this was the 17th century, this happened in the 18th century, this also happened in the 18th and the first decade of 19th century.
नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी कैसे यूरोप में स्टेबिलिटी या बैलेंस ऑफ पावर कैसे बना के रखा जाए, दिस वाज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ दीज विक्टर्स. Sorry. And to answer this question, they convened a congress at Vienna. Vienna में एक meeting of the representatives of the not just these 4 victors but other countries also, उनके representatives ने कांग्रेस करी और यहां पर fate of the Europe decide करना है उन्होंने कि आगे क्या किया जाए, ऐसी क्या पॉलिसीज को फॉलो किया जाए कि जो यूरोप में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है. अब डिस्टर्बेंस अकॉर्डिंग टू whom? Now these victor parties, they were the representatives of the ancient regime because all of them were monarchies except Britain, which was a result of a bloodless revolution, and they formulated a relatively limited monarchy, but rest were absolute monarchies, right? ब्रिटेन चाहे रिलेटिवली लिमिटेड मोनार्की हो, बट जो रिप्रेजेंटेटिव्स ब्रिटेन के कहीं भी किसी भी ट्रीटी में जा रहे हैं, ऑल डिसीजंस वर मेड इन द नेम ऑफ देयर क्राउन, इन द नेम ऑफ देयर किंग और क्वीन, जो भी क्राउन पर बैठा है उस समय, जो भी जिसने भी क्राउन पहना है उस समय. So we can consider these to be ancient regimes. So these ancient regimes, they followed a reactionary policy. रिएक्शनरी पॉलिसी का मतलब क्या है? वो चाहते थे कि जो पुराना ऑर्डर है वो बरकरार रहे, जो नए सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं उनको कंट्रोल में रखा जाए. यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजीज है ऑफ लिबरलिज्म, ऑफ नेशनलिज्म, ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ऑफ इक्वालिटी, राइट, इनको कंट्रोल में किया जाए. और जो एंशियंट रेजीम है यानी फ्यूडलिज्म, मोनार्की, राइट, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लर्जी, इनको वापस रीइंस्टेट किया जाए. So in this session we will go into the details that what were their intentions of the 4 big powers through the Congress Vienna. क्या intentions उन्होंने अपने सामने रखे and what were the measures they took to fulfill their intentions, right? Now let us start. So after the defeat of Napoleon in 1815, a European Congress met at Vienna. Now French Revolution and Napoleonic conquest had changed Europe to such an extent that all European Congress became necessary to discuss the future arrangements in Europe. क्या क्या चेंजेस लेकर आए? देखिए, जहां जहां पर नेपोलियन ने कंट्रोल किया, हम देख ही रहे हैं इस मैप में, काफी बड़े हिस्से में नेपोलियन ने कंट्रोल किया. तो केवल पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है, आइडियोलॉजी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक्सपोर्ट की गई. बिकॉज नेपोलियन को हमने कंसीडर किया है क्या? चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन. नेपोलियन ने रेवोल्यूशन की कुछ आइडियोलॉजीज को हिंटर किया है, यूज नहीं किया या उनको रिप्लेस किया. नेवरदलेस एक बड़े लेवल पर रेवोल्यूशनरी आइडियाज को प्रमोट किया है नेपोलियन ने, नॉट जस्ट इन फ्रांस बट ऑल अदर स्टेट्स दैट वर कैप्चर्ड और बीइंग कंट्रोल्ड बाय फ्रांस, और जो कि वेसल्स बने फ्रांस के या एलाइज बने फ्रांस के. तो ये जो मोनार्कीज हैं, यहां पर लोग अभी तक क्या मान रहे थे? कन्फेडरेशन ऑफ राइन में, या ऑस्ट्रिया के लोग, या प्रूशिया के लोग, या फॉर दैट मैटर इटालियन स्टेट्स के लोग, स्पेन के लोग, राइट, ऑटोमन एम्पायर में भी, रशिया में भी, रेस्ट ऑफ द यूरोप में लोग क्या मान रहे थे? क्या आइडियोलॉजी थी लोगों की? कि भैया किंग का जो रूल है वो किंग का डिवाइन राइट है, राइट, वो गॉड ने ऑर्डेन किया है कि भैया किंग रूल करेगा, और पोप ने या क्लर्जी ने उनको बिठाया है रूल करने के लिए. और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या सिखाया कि नहीं, हम सभी इक्वल हैं, ऐसा कोई डिवाइन राइट जैसा कुछ नहीं है, ये सब क्लास इंटरेस्ट है और क्लास कॉन्फ्लिक्ट है. ये जो अपर क्लासेज है ये हमें बेवकूफ़ बना रही है, हमें ये बताकर कि भैया हमारे पास डिवाइन राइट है रूल करने के लिए. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. आप जो है वो टैक्सेस दे रहे हैं, तो आपको भी जो है पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए रूल करने में. टैक्सेस ज़्यादा कौन दे रहे थे? मिडिल क्लास टैक्सेस दे रहा था ज़्यादा, ठीक है. लोअर क्लासेस के पास प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए वो टैक्सेस भी इतना ज़्यादा नहीं दे पा रहा था. बट मिडिल क्लासेस और लोअर क्लासेस में भी जो
बड़े लैंड होल्डर्स थे, देवर ऑब्वियसली ज़्यादा टैक्स वो दे रहे थे, ज़्यादा टैक्स पे कर रहे थे वो, सो दे डिमांडेड पार्ट इन पावर। तो ये पार्टिसिपेशन इन पावर का जो आइडिया धीरे धीरे फैलने लगा यूरोप में, ये एंशियंट रिजीम के लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि वो चाहते थे कि भैया उनके हाथ में पावर है, पावर छोड़ने का कोई राजी नहीं, राइट। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज अब फैलने लगे धीरे धीरे रेस्ट ऑफ द यूरोप में, तो जो विक्टर पावर्स थी नाउ उनके लिए एक कांग्रेस बनानी जो है वो बहुत जरूरी हो गई, एक किसी तरह की असेंबली बनानी बहुत जरूरी हो गई, मिलकर बातचीत करने के लिए एक फॉरम बनाना बहुत जरूरी हो गया, ताकि इन आइडियोलॉजी के स्प्रेड को कैसे रोका जा सके अपने बेनिफिट के लिए। Now this Congress came to be known as the Vienna Congress because it was convened in Vienna in 1815. Now this Treaty of Paris was, ये Treaty of Paris जो है वो किसके बीच में की गई थी? जो विक्टर्स थे उनके बीच में की गई थी, राइट। नेपोलियन बाद में हारा और नेपोलियन ने बाद में सरेंडर किया और फिर बाद में वियना कांग्रेस हुई, ठीक है। नाउ व्हाई वाज द कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑस्ट्रियन कैपिटल? सो ऑस्ट्रिया का क्या बड़ा रूल है? तो प्लेयर्स कौन कौन है यहां पर, आपको प्लेयर्स देखने हैं। पहले प्लेयर्स कौन थे? नेपोलियन एक वॉर जब चल रही थी तो फ्रांस वाज अ बिगर प्लेयर। फ्रांस ने क्या क्या किया? फ्रांस ने नीदरलैंड, बेल्जियम वाले रीजन को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले रखा था, राइट। नॉर्दर्न इटली के स्टेट्स को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लिया था। नेपोलियन ने पोप को बंदी बनाकर पेपल रिपब्लिक एस्टेब्लिश कर दी, राइट। नेपोलियन ने स्पेन में अपने भाई को बिठाया हुआ था, राइट। रेस्ट ऑफ द इटालियन स्टेट्स भी ऑलमोस्ट नेपोलियन के कंट्रोल में थी, क्योंकि अपने ही रिश्तेदारों को उसने अपॉइंट किया हुआ था। ऑस्ट्रिया को नेपोलियन ने अपना एलाय बना रखा था। प्रूशिया एंड रशिया को भी ट्रीटीज के माध्यम से पहले हराकर फिर ट्रीटीज के माध्यम से अपना एलाय बना रखा था, राइट। सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द यूरोप में फ्रांस का कंट्रोल था, ठीक है। और जो जर्मनी वाला जो जर्मेनिक स्टेट्स है वहां पर राइन कन्फेडरेशन बनाकर उधर भी फ्रेंच रूल जो है वो एस्टेब्लिश किया हुआ था, राइट। तो दूसरी तरफ चला गया कौन? इंग्लैंड। अब यहां पर लगा दिया अब ब्लॉकेड फ्रांस ने कि ना इंग्लैंड का सामान अंदर जाएगा, ना कोई इंग्लैंड को अपना सामान बेचेगा, राइट। तो इंग्लैंड का होने लगा नुकसान इससे, बट इंग्लैंड अपने नुकसान की भरपाई कर सकता था क्योंकि इंग्लैंड के पास और टेरिटरीज भी थी। बाकी की कंट्रीज, बाकी की जो ये स्टेट्स हैं, ये इंग्लैंड से ट्रेड ना करना या इंग्लैंड के किसी भी अदर एलाई से ट्रेड ना करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो दे स्टार्टेड स्मगलिंग या इन सीक्रेट जो है वो इंग्लैंड से ट्रेड करना शुरू किया, जिससे नेपोलियन भड़क गया एंड दैट इवेंचुअली लेड टू वॉर एंड फाइनली नेपोलियन वाज डिफीटेड, राइट। ये कहानी हमने पिछले सेशन में देख ली है, राइट। सो दीज वर दी पावर्स। नाउ बैलेंस ऑफ पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें आज पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पावर। तो विद द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में पहली बार यूरोप में कॉन्सेप्ट लाया गया कि बैलेंस ऑफ पावर बना के रखना है, ठीक है। बाउंड्रीज जो है वो फिक्स कर दी जाएंगी सभी स्टेट्स की, राइट। और बैलेंस ऑफ पावर जो है बनाकर रखा जाएगा। ना इंग्लैंड, ये सभी है क्या? मेनलैंड यूरोप में है, और इंग्लैंड एक आइलैंड नेशन है और बीच में जो है वो इंग्लिश चैनल है, राइट। इंग्लैंड की कोशिश ये रहती है कि भैया बैलेंस ऑफ पावर हमारी तरफ झुका रहे। तो जब यूरोप में फ्रांस ने बैलेंस ऑफ पावर अपनी तरफ झुका लिया, तो फिर यूरोप की धरती में आके इंग्लैंड को लड़ना पड़ा एंड देन फाइनली बाय हुक एंड बाय क्रुक दे डिफीटेड नेपोलियन बोनापार्ट। अब विद द कांग्रेस ऑफ वियना उन्हें वापस इस बैलेंस ऑफ पावर को या वापस पावर को बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि टेरिटरीज में बहुत ज्यादा फेरबदल जो है वो कर दिया किसने? नेपोलियन। नाउ जो चार बड़ी शक्तियां हैं वो टेरिटरीज को कुछ इस तरह मैनेज करने जाएंगी ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, और इंग्लैंड की कोशिश ये रहेगी कि बैलेंस ऑफ पावर उनकी तरफ झुका रहे, बिकॉज इंग्लैंड हैज समथिंग दैट वाज नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंग्लैंड जो है वो खुद को इंडस्ट्रियलाइज कर चुका था,
अप टिल दिस टाइम। और बाकी कंट्रीज धीरे धीरे अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज कर रही थी, बट फॉर दैट ऑल्सो दे वर डिपेंडेंट ऑन इंग्लैंड, नॉट जस्ट फॉर टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो फॉर कैपिटल, बिकॉज इंग्लैंड के पास अपना एक एम्पायर भी था जिससे बहुत बड़े लेवल पर कैपिटल जो है वो इंग्लैंड में इकट्ठा हो गया था। खैर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे आने वाले सेशन में समझाऊंगा। सो कहानी ये है कि अब वियना वॉज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया में ही जो है वो क्यों हो रही है ये, लंदन में जाकर क्यों नहीं हो रही। ठीक है, सो देखिए, ऑस्ट्रिया वॉज एट दिस इन द सेंटर ऑफ यूरोप। यहां पर फ्रांस है, यहां पर प्रूशिया है, इधर जर्मेनिक स्टेट्स है, राइट, इधर रशिया, इधर स्कैंडिनेवियंस, यहां पर इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल और ऑटोमन्स, इटली। सेंटर में कौन है, ऑस्ट्रिया, राइट। तो ऑस्ट्रिया की इंपॉर्टेंस अगर बढ़ेगी, किसको कंट्रोल में रखना है, फ्रांस को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, तो बड़ी शक्तियां कौन कौन है, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड ये सारा काम मेडलिंग जो है वो बाहर से कर रहा है, समंदर पार से कर रहा है, नॉर्थ सी है ना बीच में, इंग्लिश चैनल है। तो फ्रांस को तो कंट्रोल करना ही है, बट जर्मनी वाले एरिया में, जर्मेनिक स्टेट्स में, जो कि बहुत सारी राइन कॉन्फेडरेशन बनाई, 16 छोटी छोटी स्टेट्स को जोड़कर राइन कॉन्फेडरेशन बना दिया। ठीक है, उसको फर्दर तोड़ के कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी बनाया गया और छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दिया गया। क्यों, क्योंकि आइडियाज जो हैं वो किसके फैल गए थे, यहां पर नेशनलिज्म के। सेम आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म इटली में फैल गए, तो इटली को भी तोड़ दो, जर्मनी को भी छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दो, राइट। और कौन कंट्रोल में रखेगा इन्हें, एक साइड से ऑस्ट्रिया इटली को कंट्रोल में रखेगा, एक साइड से जर्मनी को, एक साइड से प्रूशिया जर्मनी को कंट्रोल में रखेगा, एक साइड से ब्रिटेन, एक साइड से ऑस्ट्रिया फ्रांस को कंट्रोल में रखेगा, एक साइड से नेदरलैंड्स, एक साइड से इंग्लैंड और एक साइड से स्पेन। तो ऑस्ट्रिया की पोजीशन जो है वो बहुत सेंट्रल आ गई इन ऑर्डर टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म एंड द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। नाउ let us see that why was the Congress organized in the Austrian capital. Now it was not just due to its favorable geographical location as it is located in the center of the Europe, first reason तो यही है, but it was due to the fact that by the mid 18th century Austria had become an important power in Europe. Now Austria का रूलर नेपोलियन से 4-5 बार ऑलरेडी हार चुका था, तो और ऑस्ट्रिया का एक बहुत बड़ा स्टेक था फ्रांस में। पहले लुई 16 की वाइफ जो है वो ऑस्ट्रियन थी, राइट, और नाउ नेपोलियन की वाइफ भी जो है वो, सेकंड वाइफ जो है वो ऑस्ट्रियन थी। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया का बहुत, नॉट जस्ट वॉर में, बट ऑस्ट्रिया का स्टेक जो है वो फैमिली लेवल, ऑस्ट्रिया रॉयल फैमिली का फैमिली लेवल पर भी स्टेक जुड़ा हुआ था। दैट शोज दैट हाउ इंपॉर्टेंट अ पावर ऑस्ट्रिया वाज। Now, above all, it took major initiatives to form alliance against Napoleon, and after his defeat, it became the most powerful empire in Europe. Right, because it gained many territories after the defeat of Napoleon, and not just that, remunition मतलब जो वॉर इंडेमनिटी है वो भी फ्रांस से बहुत मिली ऑस्ट्रिया को, क्योंकि ऑस्ट्रिया का खुद का खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ वॉर में। सिंपल सी बात है, फ्रांस जब रशिया से लड़ने जाए तो ऑस्ट्रिया से होकर जाए, फ्रांस जर्मेनिक स्टेट में एंटर करे ऑस्ट्रिया से, फ्रांस इटली में जाने लगे तो ऑस्ट्रिया से होकर जाए। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया ने बहुत कुछ खोया है फ्रेंच रेवोल्यूशन या नेपोलियनिक वॉर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन यूरोप ड्यू टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द नेपोलियनिक कॉन्क्वेस्ट। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियनिक कॉन्क्वेस्ट से चेंजेस क्या हमें देखने को मिलते हैं यूरोप में, जिन चेंजेस को रिवर्स करने की कोशिश कर रही थी दिस कांग्रेस ऑफ वियना। नाउ कहानी शुरू होती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से, had determined the territorial limits of the European states. Now for this एक छोटा सा मैप है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के लिए, राइट।
So here we can see that it was signed in 1648 by nearly all European powers with exception of England and Russia. So England and Russia did not sign the Treaty of Westphalia. Now these treaties put an end to the 30 years war between Protestants and Catholics. In addition to reshaping the territory of Europe, they laid the groundwork for the international system organized on the basis of sovereignty, by virtue of which each political entity is recognized as being sovereign within its borders. So within its border सभी political entities क्या है, sovereign है, और कोई भी बड़ा छोटा नहीं है. साइज में अगर कोई स्टेट छोटा होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको पॉलिटिकली छोटा समझा जाएगा, बराबर है सारी स्टेट. This political model, theorized by philosophers such as Bodin and Hobbes, gave rise to the concept of modern state, modern nation states खास तौर पे, because अब nationalism का concept आने लगेगा in 19th century and then 20th, which holds the monopoly of legitimate violence over its territory and relies on national army to ensure its border security. Right? So before the Treaty of Westphalia there was 30 years wars, and 30 years wars में basically Catholics और Protestants आपस में लड़ रहे थे कि भैया क्रिश्चियन लैंड पर कैथोलिक्स का कंट्रोल होगा या प्रोटेस्टेंट्स का. धीरे धीरे राजाओं का समझ आया कि भैया कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स में लड़कर कोई फायदा नहीं है, हमें मर्केंटलिज्म, यूरोप में लड़कर क्या फायदा है, यूरोप में है ही क्या जब हमें न्यू वर्ल्ड मिल गया है. नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, इंडिया तक रास्ता मिल गया है, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना तक पहुंच गए, हम जापान तक पहुंच गए. यूरोप बंजर जमीन में लड़ के फायदा क्या है. तो यहां पर कर लेते हैं एक ट्रीटी जिसके तहत होली रोमन एम्पायर के लिए बाउंड्रीज जो है वो बनाई गई. नाउ ये होली रोमन एम्पायर में सम पार्ट देयर वाज ऑफ बंडनबर्ग और डची ऑफ पर्शिया, सॉरी प्रूशिया, राइट. सम पार्ट जो है वो ऑस्ट्रिया का था, ठीक है. कुछ हिस्सा यहां पर बेल्जियन, फ्रांस एंड अदर छोटी छोटी बहुत सारी स्टेट्स थी. सो दिस वाज द टेरिटरीज एट द टाइम ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, राइट. क्या क्या टेरिटरीज हैं, किस किस की है. किंगडम ऑफ इंग्लैंड है, किंगडम ऑफ फ्रांस है, किंगडम ऑफ स्पेन एंड पोर्टुगल है, राइट. देन दीज आर पेपल स्टेट्स, ये पेपल स्टेट्स है. टस्कनी, देन रिपब्लिक ऑफ जेनोवा, देन सेवॉय वाज द हाउस who ruled over this region, and Switzerland also, then Venice, Austria, Ottoman, Kingdom of Poland, Duchy of Prussia, Kingdom of Denmark, Kingdom of Sweden, right. And then here it was Russia. Then these were Kingdom of Naples, Kingdom of Spain का पार्ट था उस टाइम सार्डिनिया. So these were the kingdoms. और जो बीच में ये जर्मैनिक स्टेट्स थे, इन जर्मैनिक स्टेट्स को जोड़कर बना दिया गया होली रोमन एम्पायर फिर से, right. Now the monarch was accepted as the head of the state. With the Treaty of Westphalia, monarch was considered as the head of the state. Now अब आप Treaty of Westphalia 1648, right. 14th से 16th, 16th से 18th, right. ये centuries में मैंने आपको क्या बताया था. This was the period of Renaissance. Renaissance as a ideology bring what political change, that here the middle class thus formed, they supported a strong monarchy, they supported a strong monarchy. And then 1618th, with the age of enlightenment, here the middle class, they supported a constitutional monarchy or a limited monarchy, nevertheless monarchy. But with French Revolution came the ideas of democracy or liberalism, right. So the monarch was accepted as the head of the state. He was free to conduct his foreign policy independently, and interference in the internal matters of others was prohibited. So boundary decide हो गई सभी political entities की, उसका head जो है वो monarch माना गया, was the head of the state, and monarch के control में है वो पूरी की पूरी political entity. Now king strong क्यों हुआ. अब आप लोगों को पुरानी कहानी याद है, क्योंकि किंग के पास अब कॉइन है. अब किंग अपने सबॉर्डिनेट्स को कॉइन दे सकता है, लैंड देने की जरूरत नहीं उनकी सर्विस के लिए, राइट. बिकॉज ऑफ मर्केंटलिज्म, बिकॉज ऑफ ट्रेड, बिकॉज ऑफ द सी वॉयजेस और द ट्रेड एंड द चार्टर्स दैट दे प्रोवाइडेड टू वेरियस डिफरेंट कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज. नाउ द किंग हैज कॉइन, राइट.
If the king has coin, king can pay his subordinates or his lords in cash in lieu of their service. No need to provide them land. So the monarch has complete control of the land now. Because monarch has control, since monarch has complete control over the land and the boundaries, now monarch can decide that who can enter and trade in their territory and who can leave. And monarch can decide in all the internal matters and no one else outside party intervene नहीं कर सकती. पहले क्या हो रहा था? पहले कैथोलिक स्टेट्स थे, राइट? सो आउटसाइड पार्टी पोप के कहने पर एक राजा दूसरे के एरिया में जाकर जो है वो इंटरवीन कर सकता था. बट अब सबने अपनी अपनी टेरिटरीज को डिफाइन कर लिया और मैनी हैज फॉर्म्ड देयर ओन चर्चेस. केवल कैथोलिक नहीं है अब, राइट? बट द फ्रेंच रेवोल्यूशन बाय इट्स डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, वेयर इक्वालिटी डिक्लेयर किया गया कि ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, which was universal in nature, tried to take the concept of freedom outside the national boundary of France. So अब केवल फ्रांस नहीं, फ्रांस से बाहर, हमने समझा ही फ्रांस से बाहर अब ये फ्रीडम और डेमोक्रेसी के आइडियाज निकलने लगे, राइट? सो दैट वाज द फर्स्ट चेंज of the French Revolution, that the ideology of French Revolution, it did not impact just the French territories, but it also spread to the neighboring regions. In Italy और जर्मनी जो है वो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी फॉर द बैलेंस ऑफ पावर, कि यहाँ पर ये आइडियाज नहीं फैलने चाहिए. इन स्टेट्स को, ये छोटी छोटी स्टेट्स हैं, इनको छोटा छोटा ही रहने दो. क्योंकि अगर यहाँ पर, बिकॉज जर्मैनिक लोग अगर उनके अंदर उनके अंदर लिंग्विस्टिक बेस पर नेशनलिज्म बन गया तो एक बहुत बड़ा जर्मैनिक स्टेट बन जाएगा, जो कि हुआ भी इवेंचुअली विद द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. सेम गोज फॉर इटालियन. अगर लिंग्विस्टिक Italian states, although they had different dialects of Italian, but they had a legacy of being a Roman state, right? So on that basis, अगर nationalism उनका जाग गया with the ideologies of freedom and liberty and liberalism and constitutional monarchy और democracy, अगर ये सभी ideas भी इंस्टिल हो गए तो दो strong states और बन जाएंगी यूरोप में, जर्मनी और इटली, right? Apart from France, Austria, Prussia, Russia and England of course. स्पेन पुर्तगाल तो है. स्पेन पुर्तगाल जो है वो कंट्रोल में थे, ब्रिटेन के कंट्रोल में थे, पुर्तगाल खासतौर पर, राइट? तो दो बड़ी स्टेट और नहीं बनने देनी. दो बड़ी स्टेट और बन गई तो बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा. अब इंग्लैंड सबको मैनेज नहीं कर पाएगा, जो कि हुआ भी. मैंने आपको क्या बताया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद लुई 14 के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन नेपोलियन, देन फॉर अराउंड 30 इयर्स स्टेबिलिटी बनी रही, फिर क्रीमिया की वॉर, फिर उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, एंड देन जर्मनी एंड इटली जो है वो सेंट्रल यूरोप में बड़ी पावर बनेंगे, एंड देन रिजल्ट में वर्ल्ड वॉर 1 देखने को मिलेगा. हमें और भी फैक्टर्स जुड़ेंगे. नेशनलिज्म आएगा एक साइड से इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, राइट? नेशनलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो बीच में पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रही है, डोंट वरी, सभी डिटेल में समझेंगे हम ये. So what was the point here? But the French Revolution by its declaration of rights of man. Now आज की जो कहानी है ना, ये डिटेल में कब समझ आएगी आपको, अच्छे से कब समझ आएगी? जो प्रीवियस सेशंस आप लोगों ने देखे होंगे अच्छे से. प्रीवियस सेशंस नहीं देखे होंगे तो ये फंडे नहीं समझ आएंगे, और आगे आने वाले सेशंस नहीं देखोगे तो भी ये फंडे अच्छे से क्लियर नहीं होंगे. कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आंसर में क्या लिखोगे? Now, but the French Revolution by its declaration of rights of man, which was universal in nature, tried to take concept of freedom outside the national boundary of France. Napoleonic Empire का क्या influence है? So moreover, Napoleonic Empire intruded the national borders of the other countries of Europe. Now, French Revolution तो पहले फ्रांस में ही चल रही थी, ठीक है? But when they declared in 1792, when France declared war against Austria, France captured few territories up north, यानी कि जो बेल्जियम और नेदरलैंड्स तक की टेरिटरीज जो है फ्रांस ने कैप्चर करी, कुछ ऑस्ट्रिया की टेरिटरीज फ्रांस ने कैप्चर करी. बट इट वाज अंडर नेपोलियन, जब सही में इंपेरियलिस्टिक नेचर फ्रांस का नजर आया, जब एक बहुत बड़े लेवल पर यूरोप को कंट्रोल कर लिया, और जहाँ जहाँ तक नेपोलियन का राज पहुँचा वहाँ तक फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजीज भी पहुँच गई. और वो दो बड़े रीजन्स कौन से थे जहाँ पर इन दी मेनलैंड यूरोप,
जहाँ पर नेपोलियन का शासन पहुँचा, तो वो था जर्मनी और इटालियन रीजन, और स्पेन में तो था ही। तो जर्मनी, इटली, फ्रांस, देखिए जर्मनी अभी एक नेशन नहीं था, जर्मैनिक स्टेट्स थे बहुत सारे छोटे छोटे जो कि जर्मन भाषा बोला करते थे लोग। ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज ऑल्सो अ जर्मैनिक स्टेट, बट यहां पर पूरी सारी पॉपुलेशन जर्मन भाषा नहीं बोलती थी। इट वॉज अ मल्टी रेशियल स्टेट। यहां पर स्लेविक लोग भी थे, चेक लोग भी थे, रोमेनियंस भी थे। सेम गोज फॉर रशिया। रशिया वॉज ऑल्सो अ मल्टी रेशियल स्टेट। वहां पर स्लेविक भी थे, पोलिश भी थे, चेक भी थे, राइट, जर्मैनिक लोग भी थे। सो बट बीच में जो है यहां पर जो जर्मैनिक स्टेट्स थी, these were the people, perhaps they had different accents for German according of speaking German language according to their region, like Saxony का अलग हो सकता है, राइट, एक्सेंट। जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रिया उनका एक्सेंट अलग हो सकता है, या स्विट्जरलैंड वाला एल्प्स वाला जो रीजन है, स्विस एल्प्स वाला जो रीजन है यहाँ पर अलग हो सकता है, राइन वाला जो रीजन है यहाँ पर अलग हो सकता है। तो बर्लिन वाले रीजन में अलग एक्सेंट्स हो सकते हैं, एक्सेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट दे वर स्पीकिंग जर्मन लैंग्वेज। तो अगर ऑन दैट लाइन, लिंग्विस्टिक लाइन, अगर वो यूनाइट हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। सेम गोज फॉर इटली। नीचे यहां पर इटालियन स्टेट्स हैं, अगर वो अपनी प्रायर जो रोमन स्टेट्स थे या लैटिन भाषा ही बोल रहे हैं ना, इटालियन भाषा ही बोल रहे हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स क्यों ना हो, अगर उस बेस पर ये यूनाइट हो गए तो बीच में सेंट्रल यूरोप में दो बड़ी शक्तियां बन जाएगी। और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये मल्टी रेशियल है, राइट। तो अगर जर्मनी और इटली यूनाइट हो जाता है तो यानी कि लैंग्वेज या रेस के बेसिस पर यूनाइट हो रहे हैं लोग, तो ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो मल्टी रेशियल है। तो यहां पर जो मल्टी रेशियल डिफरेंट यानी कि नेशंस हैं विद इन दिस स्टेट, दे विल स्टार्ट डिमांडिंग फॉर सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटीज, जो कि हुआ भी इवेंचुअली। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ हैब्सबर्ग्स और डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी एंड देन डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन resulted into the integration of unification of Germany and Italy। ये इतनी आगे की कहानी क्यों बता रहा हूं मैं आपको, आगे पढ़ना है हमें ये डिटेल में, राइट। बट ये सब डर थे इनके, इतना एंटिसिपेट नहीं किया इन लोगों ने कि इतने बड़े लेवल पर यूनिफिकेशन हो जाएगा, राइट। नेवरदलेस दे हैड दिस फियर कि ये नेशनलिज्म, लिबरलिज्म के आइडियाज अगर फैल गए, डेमोक्रेसी के आइडियाज अगर फैल गए यूरोप में, तो जो एंशियंट रिजीम है उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और कारण क्या है जर्मनी से डरने के? क्योंकि जर्मनी के पास रिसोर्सेज हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है, पैसे वाले लोग भी हैं यहां पर जर्मनी में। इटली के पास जो है वो एक्सेस है टू अरेबियन सी, टू अटलांटिक ओशियन इन मेडिटेरेनियन, टू ब्लैक सी, टू रशिया। इटली की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, ज्योग्राफिकल पोजीशन, और इटली ज्योग्राफिकल पोजीशन, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छा निकल सकता है यहां से, राइट। सो मोर ओवर नेपोलियनिक एम्पायर इंट्रूडेड द नेशनल बॉर्डर्स of other countries of Europe. Thus Vienna Congress tried to restore the territorial integrity of the nations along with the authority of the monarch. So Vienna Congress की क्या कोशिश है कि नेपोलियन ने जो पॉलिटिकल उथल पुथल मचाई है उसको रिस्टोर किया जाए, यानी पुराने जो पॉलिटिकल टेरिटरीज थी उन्हें रिस्टोर किया जाए। Now the concept of balance of power was first originated in the Treaty of Westphalia, that there should be a balance of power, कोई एक शक्ति यूरोप में ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। क्यों रियलाइज किया उन्होंने दैट वी नीड अ बैलेंस ऑफ पावर? बिकॉज दे रियलाइज कि यूरोप के विद इन लड़कर कोई फायदा नहीं है, बाहर बहुत सारी टेरिटरीज है, वहां जाते हैं, वहां अपनी एनर्जीज को चैनल करते हैं, राइट। सो दे वांटेड अ रिलेटिवली पॉलिटिकल पीस इन द यूरोपियन रीजन, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इमर्ज्ड। बट इंग्लैंड हमेशा चाहता था कि बैलेंस ऑफ पावर उनकी तरफ झुका रहे, तो फ्रांस के आगे बढ़ने से ये इंग्लैंड के ऊपर खतरा बन गया। और नॉट जस्ट इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया भी चाहता है, प्रूशिया भी चाहता है, रशिया भी चाहता है बैलेंस ऑफ पावर उनकी तरफ झुका रहे, बट इंग्लैंड केम टू बी या बिकेम द मेजर प्लेयर, राइट। तो इंग्लैंड सपोर्टेड द कॉज ऑफ रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया इन ऑर्डर टू कर्ब फ्रांस, राइट। सो दैट ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया इंग्लैंड के तरफ जो है वो, मतलब फाइनली जब फ्रांस हार जाए, बैलेंस ऑफ पावर बनाने की जब
जब बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश करने की बात आएगी तो ऑब्वियसली these states will be in debt, right, indebted to England. So बैलेंस ऑफ पावर नेचुरली जो है वो किसकी तरफ झुक जाएगा, इंग्लैंड की तरफ, क्योंकि पहली बात तो कर्जे में होंगे ये स्टेट इंग्लैंड के, दूसरी बात इंग्लैंड इन्हें प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल ऑल्सो। अब इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटल प्रूशिया में नहीं था, प्रूशिया में बहुत कैपिटल था, आगे समझेंगे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन टॉपिक पढ़ेंगे, तो देयर यू विल गेट टू अंडरस्टैंड बैलेंस ऑफ पावर इन फर्दर डिटेल्स। What else? So the concept of balance of power first originated in the Treaty of Westphalia 1648. It appeared as a substitute for war. This balance of power was destroyed by the French Revolution and the Napoleonic Wars. Right? Sorry. This Treaty of Westphalia was a substitute, or balance of power was substitute of war. क्यों? जैसा मैंने बताया ना, they realized कि भैया खुद से लड़कर कोई फायदा नहीं है, पूरी दुनिया में जाकर हम टेरिटरीज कैप्चर क्यों ना करें यूरोपियंस। नाउ दस द वियना कांग्रेस ट्राई टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ पावर एंड ट्राई टू create a period of relative peace, which it actually more or less succeeded, right? After the Congress of Vienna, for 30 years, 3 decade almost जो है वो relative peace के बने रहे यूरोप में। Finally the war broke out with the war of Crimea 1853-54. Then who were the organizers of the Vienna Congress? Now the 4 victor countries, Austria, Britain, Prussia and Russia, were the main players in the Congress. But these countries did not share same view regarding the future arrangements in Europe. Obviously मैंने आपको क्या बताया, ब्रिटेन चाहता है कि हम कॉन्टिनेंटल यूरोप से बाहर रहें, बट यूरोप की पॉलिटिक्स में पूरा कंट्रोल हमारा हो, ठीक है। फ्रांस तो बेचारा पिटा हुआ था। अभी फ्रांस की कोशिश तो ये थी कि भैया जो हमारी पुरानी एटलीस्ट पॉलिटिकल टेरिटरी थी वहां तक तो पहुंचा दो हमें। ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड रशिया की कोशिश थी कि भैया अब थोड़ा सा स्ट्रांग बनना ना। ब्रिटेन एंड प्रूशिया का रिलेशनशिप जो है वो आपस में अच्छा था, राइट, बिकॉज ब्रिटेन न्यू प्रूशिया से मार्केट जो है वो मिल जाएगा, प्लस प्रूशिया से एंट्री मिल जाएगी इन द रेस्ट ऑफ द यूरोप, कोस्ट वगैरह मिल जाएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द यूरोप अपने ट्रेड करने के लिए। तो वहां पर और डिटेल में समझाऊंगा ब्रिटेन और प्रूशिया का रिलेशनशिप। प्रूशिया से बहुत सारे लोग ब्रिटेन में जाकर जो है वो अपने बैंक्स वगैरह अपने कैपिटल को इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन और प्रूशिया का कुछ सिमिलर, ऑस्ट्रिया और रशिया के अपने सिमिलर इंटरेस्ट है, right? So Russia and Austria were the conservative forces in the Congress, holding a traditional mindset, while Britain had a liberal view. Britain के liberal होने के अपने reasons थे, because Britain was a limited monarchy, was a constitutional monarchy, or a limited monarchy at that time. Austria and Russia were absolutist monarchies, so they wanted the establishment of the ancient regime. Total control. Now why Austria and Russia were conservative in nature? अब ऑस्ट्रिया और रशिया कंजर्वेटिव क्यों है ये समझते हैं पहले। Now Austrian and Russian Empire were multilingual, multiracial and multireligious in nature. ऑस्ट्रिया में मैंने आपको बताया ना जर्मैनिक लोग भी हैं, मेजर लोग जर्मैनिक है, राइट। उसके अलावा चेको हैं, चेक लोग हैं, स्लेविक हैं, रोमेनियंस हैं, ठीक है, और भी बहुत तरह की एथनिसिटीज है। इटालियंस भी हैं इसमें, ऑस्ट्रियन में इटालियन लोग भी हैं, फ्रेंच भी हैं, कुछ फ्रेंच स्पीकिंग लोग भी हैं। सो इट वाज अ मल्टी रेशियल, मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल स्टेट, और मल्टी रिलीजियस भी है, राइट। क्यों, केवल क्रिश्चियन ही नहीं है, क्रिश्चियन में प्रोटेस्टेंट भी है, कैथोलिक भी है, बट मुस्लिम्स भी हैं, ज्यूज भी हैं, ठीक है। उसके अलावा रोमानी भी है, रोमानी जिनके लिए डेरोगेटरी टर्म जिप्सी यूज किया जाता है, राइट। दे वर पेगन्स, though they followed Catholic Church, but they also followed their own ancient gods. So these Romani people are generally, they are known as Gyptians or Gypsies,
राइट। जिप्सीज क्यों कहा यूरोपियंस ने? बिकॉज दे बिलीव दैट दीज पीपल दे कम फ्रॉम इजिप्ट, बट एक्चुअली ये इजिप्ट से नहीं, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है इंडिया के, पंजाब वाला रीजन या पाकिस्तान पंजाब वाला जो रीजन है, वहाँ से ये लोग जो हैं वो माइग्रेट करके, जब इस्लाम धीरे धीरे भारत में प्रेशर डालना शुरू किया, जब इस्लामिक फोर्सेस ने, खासतौर पे तुर्की लोगों ने, तब ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से लोग माइग्रेट करके धीरे धीरे यूरोप तक पहुँच गए। रोमानी पीपल इनको कहा जाता है। दे आर जिप्सीज, दे आर नोमैडिक पीपल, राइट। सो ऑस्ट्रिया में इस तरह की डाइवर्सिटी थी। सेम गोज फॉर रशिया। रशिया में मेजर पॉपुलेशन स्लेविक थी, बट उसके अलावा कोसैक्स भी थे, उसके अलावा कजाक्स भी थे, उसके अलावा मंगोल्स भी थे, उसके अलावा साइबेरियन ट्राइब्स अलग से थी, उसके अलावा टर्किश ट्राइब्स भी थी, राइट। और भी बहुत सारे रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो हैं वो रशिया में मौजूद थे। तो अगर आइडियाज लिबरलिज्म के, अगर आइडियाज नेशनलिज्म के, थोड़ी देर में मैंने आपको पहले भी समझाया था, ऑस्ट्रिया और रशिया तक पहुंच गए, और ऑस्ट्रिया में जर्मैनिक लोग कहने लगे कि भैया हम नहीं रहेंगे चेक्स के साथ, या हम नहीं रहेंगे स्लेविक्स के साथ, या हम नहीं रहेंगे रोमानीज के साथ, राइट। या रोमानी कहे कि भैया हमें अलग स्टेट चाहिए, हम नहीं रहते ऑस्ट्रिया में, बिकॉज ऑस्ट्रिया में जर्मैनिक पॉपुलेशन है बट रूल कर रही है सब पर, राइट। सेम गोस फॉर रशिया। रशिया में भी अगर अलग अलग जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो ग्रुप्स थे, या रिलीजियस बेसिस पर जो ग्रुप्स थे, या जो रेशियल बेसिस पर ग्रुप्स थे, अगर उनके अंदर नेशनलिटी की भावना आ जाती, एंड ऑन दोज लाइंस अगर वो अपने लिए सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी की बात करना शुरू कर देते, तो उनको तो एम्पायर बिखर जाते। सो व्हाट दे नीडेड अ कंजर्वेटिव अप्रोच। दे नीडेड अ कंजर्वेटिव अप्रोच। क्या है वो? दैट दे नीडेड टू रीइंस्टेट द एंशिएंट regime. They needed to reinstate the divine. वो पुराने आइडियोलॉजी उनको लाने बहुत जरूरी थे कि डिवाइन राइट है मोनार्क्स के पास रूल करने का, बट अभी तक लोग जो है वो सवाल करना शुरू कर चुके थे कि भैया कहाँ से, कैसे पता है आपको कि डिवाइन राइट है? हमें तो नहीं लगता, हमें तो लगता है कि हम सभी लोग बराबर हैं। देखिए, आप पूछेंगे कि सर ये डिवाइन राइट लोगों को विश्वास कैसे हो गया, कैसे करवा दिया जाता था कि डिवाइन राइट है? वेरियस बहुत सारी सेरेमनीज करके, बड़ी बड़ी सेरेमनीज कर रहे हैं, उसमें कबूतर उड़ा दिए, कभी कभी कोई जादू करके दिखा दिया, कभी कोई ट्रिक करके दिखा दी, और भोले लोगों को एकदम वश में कर लिया कि भैया देखो इनके पास तो सच में डिवाइन राइट है रूल करने का, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे फियर्ड the fact that the liberal thoughts of French Revolution and its nationalist ideas could endanger their unity and integrity. So this was their fear. Now each race could demand a separate nation of its own, thus they tried to maintain the traditional old order without any change. That was the reason of them being conservative. But what about Britain? Why Britain was not conservative? Because Britain, after the glorious revolution of 17th century, had put a check on the powers of monarchy. 1688, right? They put a check on the powers of monarchy. In turn, what they did? Now, Britain also, ब्रिटेन में भी अलग अलग ग्रुप्स मौजूद हैं, वेल्श हैं, ब्रिटन्स हैं, इंग्लिश हैं, ठीक है, उसके अलावा स्कॉटिश हैं, इस साइड आयरिश हैं, बीच में एक मैं मिस कर रहा हूं, यहां पर और हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद थे यहां पर, राइट। बट आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन सभी को लंदन में रिप्रेजेंटेशन मिला, ठीक है, सभी को रिप्रेजेंटेशन मिला लंदन में, राइट। सो दे केम टू अ कॉम्प्रोमाइज। ना ब्रिटिश पीपल ना बहुत दिमाग लगा के इन्होंने समझ लिया कि भैया एक छोटे से आइलैंड में हम आपस में लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो पावर को शेयर कर लेते हैं, मोनार्की को कंट्रोल में कर लेते हैं, और रेस्ट ऑफ अस एरिस्टोक्रेट्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मिडिल क्लास, व्हाई डोंट वी जस्ट शेयर द पावर, राइट। सो दे केम टू दिस अंडरस्टैंडिंग, दे शोड विजडम इन दिस मैनर that we will do everything in the name of monarch so that we can uphold monarchy, but we will share the power. So यही तो डिमांड थी ना एनलाइटनमेंट के स्कॉलर्स की। एज ऑफ एनलाइटनमेंट में एनलाइटनमेंट के स्कॉलर्स की डिमांड क्या थी? दैट पावर शेयर की जाए मिडिल क्लास के साथ,
राइट ना। फ्यूडलिज्म में क्या होता है, फ्यूडलिज्म में जो लॉर्ड्स होते हैं वो किंग के साथ पावर शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि किंग के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि सब पर आयरन फिस्ट से रूल कर सके, तो किंग को डेलीगेट करना पड़ता है पावर को। तो वैसा ही वही फ्यूडल सिस्टम जो है वो यूरोप में ब्रिटेन में जो है वो चल रहा था, क्योंकि वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जहां पर अपर हाउस वाज ऑफ देयर पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स, राइट। बट दे आल्सो शेयर्ड पावर विद द मिडिल क्लास, सो द लोअर हाउस वाज द हाउस ऑफ कॉमन्स, वेयर मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। सो ब्रिटेन ने दे हैव अडॉप्टेड दीज लिबरल आइडियाज, राइट, बट अपने हिसाब से, खुद को सूट करते हुए अपने हिसाब से उन्होंने डिजाइन करके इन लिबरल आइडियाज को अडॉप्ट कर लिया, राइट। एंड दे समहाउ मैनेज टू कीप इट वर्किंग। दैट इज वाई देर आर सम रीजन, कुछ तो कारण हो गए ना जो पूरी दुनिया पर शासन कर गए वो, या एक बहुत बड़े हिस्से पर दुनिया के शासन कर गए। कुछ तो उनका जीनियस रहा होगा ना। दिस इज वन ऑफ दैट जीनियस कि इंटरनल डिसेंशंस को कंट्रोल में करो, ठीक है, घर की प्रॉब्लम सुलझा लो और फिर पूरी दुनिया को देखो एक एक करके। और भी बहुत सारे कारण, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कि यूरोप में, ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत क्यों हुई, तो वहां पर थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे इसे कि पॉलिटिकल कारण क्या है। पॉलिटिकली स्टेबल थे, क्यों थे पॉलिटिकली स्टेबल? Now, the middle class was stronger compared to other European countries. In Britain, the middle class was stronger than other European countries, so they got representation in the House of Commons. That's why its views were more liberal and it favored revolution and change, right? But Britain too opposed radical changes as it feared that it could disrupt the balance of power. Now, Britain was in support of रेवोल्यूशन एंड चेंज, बट अगर रेवोल्यूशन एंड चेंज अपने देश में आया, खुद के लिए कंस्ट्रक्टिव रेवोल्यूशन एंड चेंज उनके लिए सही था, राइट, बट रेस्ट ऑफ द यूरोप में रेवोल्यूशन एंड चेंज अगर आता है, सो दैट कैन रिजल्ट इनटू राइज ऑफ अ न्यू पावर इन यूरोप दैट कैन चैलेंज ब्रिटेन, जो कि हुआ फ्रांस की तरह, तो बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा, राइट। सो दे वर लिबरल इन देयर ओन सेंस, बट दे होल हार्टेडली नहीं चाहते थे कि यूरोप में भी इस तरह की शक्ति बने, क्योंकि अगर यूरोप में मोनार्क्स रहेंगे, राइट, फ्यूडल सिस्टम रहेगा, तो वो यूरोप को एज अ मार्केट यूज करते रहेंगे। अगर यूरोप में लिबरलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्निटी के, नेशनलिज्म के नए आइडियाज आ गए, पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होगा, जिससे बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ेगा, जिससे मार्केट डिसरप्ट होगा, और दूसरी बात बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा, ठीक है। नई शक्ति खड़ी हो जाएगी जो कि चैलेंज करेगी फिर नॉट जस्ट इन यूरोप बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, इंग्लैंड को चैलेंज करेगी, ठीक है। नाउ व्हाट वर द मोटिव्स ऑफ द वियना कांग्रेस? क्या मोटिव है, अब हमें ये समझना। ऑल्दो आई हैव एक्सप्लेन्ड मेनी ऑफ द पॉइंट्स, बट चलो पॉइंट्स के माध्यम से एक बार देख लेते हैं क्या मोटिव है। सो इट वांटेड टू रीअरेंज द मैप ऑफ यूरोप, जो कि नेपोलियन ने चेंज किया, which has been disfigured by Napoleon Bonaparte. This rearrangement had to be executed on the basis of following principles. So first point is, first motive क्या है, they wanted to rearrange the map of Europe, right? ताकि now the principle of on what basis rearrange करना है map of Europe को? सबसे पहला बेसिस है कि भैया किसके पास राइट है रूल करने का। जिसके पास राइट है रूल करने का, केवल उन्हीं को ही टेरिटरीज दी जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग टेरिटरीज बांटी जाएंगी। सो प्रिंसिपल ऑफ लीगल इनहेरिटेंस। सो दे वर इन सपोर्ट ऑफ द एंशिएंट रिजीम। सो जो पुराने रूलिंग डायनेस्टीज हैं, दे वर इन फेवर ऑफ देम दैट द ओल्ड रूलिंग डायनेस्टीज शुड रूल नाउ। सो फ्रांस में किसको रूल करना चाहिए? द हाउस ऑफ बर्बन को, राइट। सो लुई 18 को बिठाया गया फ्रांस में। It means restoration of old boundaries had to be accompanied by the restoration of those dynasties on the throne which ruled before the revolution, right? Like the House of Savoy, like the House of the Kingdom of Netherlands, yeah, House of Netherlands, right? Now next is principle of status quo, restoring the arrangements
एज इट एग्जिस्टेड बिफोर रेवोल्यूशन। तो जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट रेवोल्यूशन यानी कि 1792 तक जो यूरोप में माहौल था उसको वापस क्रिएट किया जाए। ठीक है, सो दिस वाज यूरोप इन 1792 पर से, राइट, एंड दिस वाज द, वेयर इज इट, दिस वाज द यूरोप इन 1812। तो 1792 से 1812 तक पहुंच गया, वापस 1792 तक लेके आना है। सो व्हाट दे डिड, दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815, राइट। थोड़ी देर में देखते हैं डिटेल में, बट यहां पर मैं आपको बता दूं तो देखिए कहां तक फ्रांस फैल गया था। सो आई विल बी यूजिंग लेट्स से दिस डार्कर कलर। सो दीज वर दी टेरिटरीज ऑफ फ्रांस। स्पेन को कंट्रोल में कर लिया, ठीक है, इतना हिस्सा इटली का, राइट, टिल हियर। इतना हिस्सा जो है वो ऑलमोस्ट अपने डायरेक्ट कंट्रोल में, बिकॉज दिस वाज दी राइन कन्फेडरेसी एस्टेब्लिश बाय राइट, ये सार्डिनिया और कॉर्सिका भी, राइट, दिस वाज द राइन कन्फेडरेसी, ठीक है। स्पेन वाज इन कंट्रोल ऑफ फ्रांस, दिस वाज द फ्रेंच टेरिटरीज। यहाँ पर जो है वो दिस वाज द बेल्जियन नेदरलैंड वाला रीजन भी कंट्रोल में था, राइट। स्विट्जरलैंड, पिडमॉन्ट, पार्मा, लोम्बार्डी, वेनेशिया, all these regions were under the control of France, right. Austria was their ally, Prussia was their ally, here Poland was their ally, right. But what happened after 1815 is this: after 1815, yeah, with the Congress of Vienna, फ्रांस को वापस वही टेरिटरीज दी गई जो कि पहले फ्रांस के पास थी, और अल्सास लॉरेन वाला रीजन जो है वो फ्रांस को अभी तक, लग्जमबर्ग, अल्सास लॉरेंस वाला रीजन अभी फ्रांस के पास है, बाद में छीना जाएगा फ्रांस से अल्सास लॉरेन, ठीक है। इधर बेल्जियम और नेदरलैंड्स को जोड़कर किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स बना दिया गया, ठीक है। इटली और जर्मनी को तोड़कर रखना है, तो ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया, दिस वाज प्रूशिया, दीज वर द रीजन ऑफ प्रूशिया एंड दीज वर द रीजन ऑफ ऑस्ट्रिया, राइट। बट प्रूशिया का कुछ हिस्सा और ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा जर्मनी बोलता है, जर्मन भाषा बोलता है, तो जो जर्मन भाषा बोलने वाला रीजन है उसको जोड़कर बना दिया कन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी, राइट। कन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी ऑफ छोटी छोटी स्टेट ऑफ 39 स्टेट्स, 39 छोटी छोटी स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी बना दिया। पोलैंड का हिस्सा, पोलैंड का कुछ हिस्सा दिया रशिया को, पोलैंड का कुछ हिस्सा मिला ऑस्ट्रिया और प्रूशिया को, ठीक है। नॉर्दर्न इटली का कुछ हिस्सा मिला ऑस्ट्रिया को, बाकी इटली की स्टेट्स को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर रखा गया ताकि इटली भी यूनिफाई ना हो सके। जर्मैनिक स्टेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर रखा गया, और एक साइड जर्मैनिक स्टेट्स पर नजर रख रहा है प्रूशिया, और एक साइड जर्मैनिक स्टेट पर नजर रख रहा है ऑस्ट्रिया। बीच में छोटी छोटी 39 जो है वो जर्मन, 38 39 जर्मैनिक स्टेट्स बना दी गई, राइट। सो इनको थोड़ा सा डिटेल में पॉइंट्स में समझते हैं, देखिए। सो फर्स्ट वाज टू, पहला पॉइंट क्या है, क्या एम था, टू रीअरेंज द मैप ऑफ यूरोप। सेकेंड वाज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर। So the leaders of Vienna Congress wanted to re-establish the balance of power as arranged by the Treaty of Westphalia. This balance of power was disturbed twice by France, पहले Louis XIV and then Napoleon, ठीक है। Thus one of the motives of the Vienna Congress was to restrict the chances of future territorial expansion of France. So फ्रांस के आसपास ऐसी बड़ी शक्तियों को बिठाओ ताकि फ्रांस, और फ्रांस को, फ्रांस से वॉर इंडेमनिटी ले लो बहुत सारी, फ्रांस के ऊपर इम्पोजिशन डाल दो बहुत सारी, ठीक है, ताकि फ्रांस जो है वो बड़ी शक्ति लंबे समय तक ना बन सके, कोई प्रॉब्लम फ्रांस क्रिएट ना करे, ठीक है।
बट अनदर मोटिव वाज टू रिस्ट्रिक्ट इंपीरियलिस्टिक एक्सपेंशन ऑफ रशिया इन ईस्टर्न यूरोप। एक तो फ्रांस को कंट्रोल में रखना है, दूसरा रशिया को। ठीक है, रशिया को क्यों कंट्रोल में रखना है, मैंने कई बार समझाया आपको कि रशिया के पास अपनी एक इफेक्टिव वर्किंग कोस्ट लाइन नहीं है। जो नॉर्दर्न रीजन में अटलांटिक आर्कटिक ओशन वाली जो है वो साल के बहुत बड़े हिस्से तक जमी रहती है। उसमें से आप सबमरीन तो चला सकते हैं नीचे, बट ऊपर से शिप्स नहीं चला सकते। जो ईस्टर्न साइड है, फार ईस्टर्न साइड है, वो भी काफी लंबे समय तक जमी रहती है, और जब नहीं जमी होती एट दैट टाइम वहां पर बैठा है कोरिया और जापान और चाइना। प्लस इतना ज्यादा रिमोट साइड है वो रशिया की, क्योंकि रशियन खासतौर पर जो ट्रेड है या जो इंडस्ट्रीज हैं वो वेस्टर्न साइड में रशिया के, और वो ईस्टर्न रशिया बहुत दूर है। तो वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन रशिया के लिए करना बहुत मुश्किल है। बचता क्या है, बचता है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी से निकलते ही है नॉर्थ सी, और नॉर्थ सी में बैठा है ब्रिटेन। तो रशिया के पास इफेक्ट, और रशिया के पास एरिया बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, राइट। पर ट्रेड करने के लिए कोस्ट लाइन नहीं है अच्छी। तो कोस्ट लाइन कहाँ से मिलेगी, ब्लैक सी से जाए, ब्लैक सी से फिर यह मैप होगा अगर मेरे पास, सो ये रहा ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी से जाए और कॉन्स्टेंटिनोपल होते हुए पहुंच जाए मेडिटेरेनियन ओशियन, मेडिटेरेनियन सी और मेडिटेरेनियन सी के रास्ते, फिर रेड सी को पार करके इंडिया, या जमीनी रास्ते से इंडिया की तरफ जाए, राइट। तो दो चीजें, एक तो रशिया, पोलैंड, हंगरी, क्योंकि रशिया में स्लेविक पॉपुलेशन है, राइट। हंगरी में भी स्लेविक पॉपुलेशन है, और यहां पर नीचे बल्कान वाले रीजन में भी स्लेविक पॉपुलेशन है। तो अगर रशिया ऑटोमन्स को कंट्रोल कर लेता है, और रशिया ऑटोमन को कंट्रोल कर लेता है, तो स्लेविक वाला पोर्शन रशिया के पास चला जाएगा। कुछ हंगरी यानी कि ईस्टर्न यूरोप जो है वो रशिया के कंट्रोल में आ जाएगा, और जो कि क्या है, एक बहुत बड़ा कंज्यूमर वर्ग है ये इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कि पहली बात तो मेडिटेरेनियन में एक्सेस मिल जाएगा रशिया को, और इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड का एक्सेस मिल जाएगा। और दूसरा ये कि ईस्टर्न यूरोप का एक जो बहुत बड़ा कंज्यूमर ग्रुप है, वो या जो कंज्यूमर पॉपुलेशन है वो रशिया के हाथ में आ जाएगी। तो रशिया मर्केंटाइल पॉलिसी भी फॉलो करेगा, इंडस्ट्रियलाइज भी कर सकता है, और रशिया के पास अपना खुद की एक बड़ी पॉपुलेशन भी हो जाएगी कंज्यूमर्स की। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पावर के लिए रशिया भी एक बड़ा इशू था। Now also Britain was worried about the increasing Russian influence in Balkan region and West Asia. West Asia being the Ottoman, right? Ottoman Empire जहाँ था, और बल्कान रीजन में भी, दिस इज द बल्कान रीजन, बल्कान रेंजेस पर बल्कान रीजन है। बल्कान रीजन में स्लैविक पॉपुलेशन है यहाँ पर, राइट। हंगरी वाले एरिया में भी स्लैविक पॉपुलेशन है यहाँ पर, ऑस्ट्रिया हंगरी में भी, यहाँ पर भी स्लैविक पॉपुलेशन है पॉलिश वाले रीजन में, और रशिया में स्लैविक पॉपुलेशन तो है। तो ऑन दिस लाइन रशिया इस पूरे एरिया को कवर ना कर ले, राइट, दैट ऑल दीज पीपल आर स्लैविक, सो नेशनैलिटी या नेशन के कॉन्सेप्ट पर, राइट, ये स्लैविक ब्रदरहुड के कॉन्सेप्ट पर ये सभी रीजन कंट्रोल में ना कर ले। तो रशिया विल गेट एक्सेस टू मेडिटेरेनियन एंड दस विल गेट एक्सेस टू वेस्ट एशिया एज वेल एज साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। नाउ this could cause trouble as Russia could block the routes to India, the most cherished possessions of Britain. So एक तो रशिया को खुश रखना हमेशा ब्रिटेन के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हम देखेंगे टाइम एंड अगेन, रूसो जापानीज वॉर में, वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, कोल्ड वॉर के दौरान भी, राइट, ब्रिटेन जो है वो रशिया को खुश रखने की टाइम एंड अगेन कोशिश करेगा, रशिया का साथ देने की टाइम एंड अगेन कोशिश करेगा, जो कि हमें नेपोलियनिक वॉर्स में भी देखने को मिला, जो कि हमें क्रीमियन वॉर में एग्जैक्टली चलो क्रीमियन वॉर तक जब पहुंचेंगे तो वहां समझाऊंगा क्या है सिचुएशन। वहां ये जो डर है ना रशिया के प्रति ब्रिटेन का, वो बाहर फूट आया क्रीमियन वॉर में। देन स्टेप्स टेकन टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर, बनाए रखने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए। नाउ बेल्जियम वाज अमलगेटेड विद हॉलैंड, बट कंबाइंड, बोथ कंबाइंड केम टू बी नोन एज द किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स। सो एक साइड फ्रांस है, यहां बना दिया गया नेदरलैंड्स। सो फ्रांस पर नजर रख रहा है यहां पर नेदरलैंड। नेदरलैंड जो है वो ब्रिटेन के अच्छे रिलेशनशिप में, ठीक है। तो नेदरलैंड के रास्ते ब्रिटेन फ्रांस पर नजर रख रहा है, कंट्रोल में रख रहा है। नाउ दिस वाज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेबर ऑन द फ्रेंच बॉर्डर।
नाउ इन द नॉर्थ स्वीडन एंड नॉर्वे वर यूनिफाइड। डेनमार्क के कंट्रोल में था वैसे कुछ रीजन, नेदरलैंड्स का और स्वीडन नॉर्वे का, बट स्वीडन एंड नॉर्वे एक देश बना दिया गया ताकि ब्रिटेन जो है वो नॉर्थ सी पे कंट्रोल रख सके। ठीक है, और केवल ये स्वीडन एंड नॉर्वे अगर एक साथ हो जाता है तो ब्रिटेन नॉर्थ सी पे कंट्रोल रख सकता है। ठीक है, ताकि अगर सेंट पीटर्सबर्ग से अगर रशिया निकले भी, सो नॉर्थ सी में दोनों साइड से स्वीडन एंड नॉर्वे और ब्रिटेन जो है वो दोनों साइड से रशिया के एडवांस को नॉर्थ सी में ब्लॉकेड कर सके। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पावर के लिए नॉर्वे स्वीडन को साथ में जोड़कर रखना बहुत जरूरी है। और इसमें ना विक्टोरिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। विक्टोरिया ने बहुत अच्छे मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए। वर्ल्ड वॉर 1 तक आते आते जितने भी बड़े प्रिंसेस और मोनार्क्स थे यूरोप में, वो विक्टोरिया के ग्रैंड सन्स थे ऑलमोस्ट सभी, खासतौर पे द बिग फोर जो है विक्टोरिया ग्रैंड सन्स थे। ठीक है, वो आगे समझाऊंगा। Now, Prussia was a strong country in Germany, so in order to further increase its power, a large part of Rhineland was given to it because क्या है, highly productive area है, right? So यूरोप में प्रोडक्शन सेंटर बनना भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यूरोप में कैपिटल भी तो लगाना ज़रूरी है ना, केवल यूरोप को सामान थोड़ी बेचना है। यूरोपियन मिडिल क्लास भी तो सेटिस्फाई करनी है ना कि भैया हम भी तो कुछ इंडस्ट्री बनाए। तो जर्मनी में या प्रूशिया को सेटिस्फाई किया ब्रिटेन ने कि तुम हमसे कैपिटल लो, तुम हमसे इंडस्ट्री लो, तुम ये राइनलैंड भी लो, यहां से रॉ मटेरियल उठाओ और इंडस्ट्री सेटअप करो। ठीक है, खुश रहो तुम। नाउ दिस वाज डन टू सर्व द डुअल पर्पस ऑफ चेकिंग फ्रांस। एक साइड तो फ्रांस, यहां पर नेदरलैंड्स, इधर दी जर्मन कन्फेडरेशन एंड देन प्रूशिया, राइट। सो एक साइड तो नेदरलैंड कंट्रोल में रखेगा, जर्मन कन्फेडरेशन बना दिया तो जर्मन स्टेट्स टूटी हुई है, बट प्रूशिया के रास्ते, जर्मन कन्फेडरेशन के रास्ते फ्रांस को कंट्रोल में रखा जा सकता है, एज वेल एज प्रूशिया के रास्ते रशिया को कंट्रोल में रखा जा सकता है। ये ब्रिटेन जो है वो बैठा बैठा खेल रहा है यहाँ पर, देखिए। नाउ दिस वाज डन टू सर्व द डुअल पर्पस ऑफ चेकिंग फ्रांस ऑन द वेस्ट एज वेल एज रशिया इन द ईस्ट। ये वेस्ट और ईस्ट में चेक करने के चक्कर में बीच में जर्मनी स्ट्रांग हो गया, बट इवेंचुअली जर्मनी स्ट्रांग हो गया, ब्रिटेन ने फ्रांस और रशिया दोनों को स्ट्रांग किया, जर्मनी टू फ्रंट वॉर में उलझ गया। ठीक है, बहुत मजेदार कहानी है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। नाउ टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप, द राइन कन्फेडरेशन क्रिएटेड बाय नेपोलियन वाज चेंज्ड टू जर्मन कन्फेडरेशन। राइन कन्फेडरेशन हैज अराउंड 16 स्टेट्स, जर्मन कन्फेडरेशन हैज अराउंड 39 स्टेट्स। तो और छोटी छोटी स्टेट्स में तोड़ दिया ताकि यूनिफिकेशन का नाम भी ना लें, आपस में ही उलझे रहे ना। तो जर्मन कन्फेडरेशन वाज देन डिवाइडेड इनटू 39 स्टेट्स। देन टू रिप्रेजेंट दीज स्टेट्स, फ्रैंकफर्ट में एक पार्लियामेंट बनाया गया इनके लिए। 1848 की जब कहानी पढ़ाऊंगा तो ये फ्रैंकफर्ट का पार्लियामेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। और इस फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट में, क्योंकि प्रूशिया का भी कुछ हिस्सा जर्मन कन्फेडरेशन में था, ऑस्ट्रिया का भी कुछ हिस्सा जर्मन कन्फेडरेशन में था, क्यों? क्योंकि प्रूशिया में भी जर्मन पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रिया में भी जर्मन पॉपुलेशन है। ठीक है, बट ऑस्ट्रिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई यहां पर। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है इफेक्टिवली फ्रैंकफर्ट पर उसका कंट्रोल था। इनफैक्ट ऑस्ट्रिया का चांसलर इफेक्टिवली फ्रैंकफर्ट को अपने फॉरेन ऑफिस की तरह चला रहा था। ठीक है, सो ऑस्ट्रिया के रास्ते इस कन्फेडरेशन को कंट्रोल रखने की कोशिश की जा रही है, प्रूशिया और इस कन्फेडरेशन के रास्ते फ्रांस को कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही है। प्रूशिया को राइनलैंड दे दिया, इंडस्ट्रियलाइज किया जा रहा है, रशिया को कंट्रोल में, रशिया को चेक में रखने की कोशिश की जा रही है। सो दीज वर द इक्वेशंस फॉर्म्ड फॉर द बैलेंस ऑफ पावर। अब बात करते हैं इटली की। इन इटली द हाउस ऑफ सेवॉय रूल्ड ओवर पिडमॉन्ट। सो पिडमॉन्ट सार्डिनिया वाला जो एरिया है, हाउस ऑफ सेवॉय उसे रूल कर रहा है ना। वियना कांग्रेस एडेड एरिया ऑफ सार्डिनिया टू इट, सो पिडमॉन्ट सार्डिनिया वाज नाउ रूल्ड बाय हाउस ऑफ सेवॉय। सेवॉय एक पुराना, जैसे बर्बन एक पुराना हाउस है, वैसे सेवॉय भी एक पुराना हाउस है। जैसे हैब्सबर्ग एक पुराना हाउस है, ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग रूल कर रहे थे।
स्पेन में हैब्सबर्ग रूल कर रहे थे पहले, राइट. सो दिस वाज पिडमॉन्ट सार्डिनिया अंडर कंट्रोल ऑफ सेवॉय, हाउस ऑफ सेवॉय. स्विट्जरलैंड को इंडिपेंडेंट रखा गया. बेल्जियम और हॉलैंड को जोड़कर नेदरलैंड या किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स बना दिया गया. ठीक है. बीच में बना दी गई है जर्मन कन्फेडरेसी, जिसमें कुछ हिस्सा प्रूशिया का, ये ग्रीन वाला प्रूशिया है, सो कुछ हिस्सा प्रूशिया का, कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया का. पोलैंड जो है वो रशिया को दे दिया गया. इटालियन स्टेट्स में नॉर्थ में वेनेशिया जो है वो ऑस्ट्रिया को दिया गया, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर. ठीक है, ये ब्राउन वाला एरिया है, ये वेनेशियन जो रीजन है ये ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, राइट. ऑस्ट्रिया और फ्रांस में बफर बना दिया गया पिडमॉन्ट सार्डिनिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है वो दुखी था, क्योंकि दिस वाज द रीजन अंडर पिडमॉन्ट सार्डिनिया. हाउस ऑफ सेवॉय ऑस्ट्रिया के सबॉर्डिनेट्स थे एक टाइम पर, तो यहीं से तो पहली बार एंटर किया था 1797, 1796, 97 में नेपोलियन ने. तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में बफर बना के रखा गया. ठीक है, बफर भी बन गया एक तरह से, और इटालियन स्टेट्स टूट भी गई. तो क्या क्या है यहाँ पर, लूका है, टस्कनी, पेपल स्टेट्स, किंगडम ऑफ सिचिली, किंगडम ऑफ सार्डिनिया, राइट. दिस वाज कॉर्सिका. कॉर्सिका फ्रांस का हिस्सा था. So this was the second, that was to balance, for the balance of power. The third reason was to suppress the ideas of French Revolution. ठीक है, especially liberalism and nationalism, ये नहीं फैलने देने. Now to check the spread of liberalism, various states established hereditary monarchy based on tradition of legitimate dynasty. So legitimacy जिसके पास होगी रूल करने की, जो इसके पहले से लेजिटिमेसी थी वही रूल करेगा. जैसे फ्रांस में बर्बन, राइट. पिडमॉन्ट सार्डिनिया पे हाउस ऑफ सेवॉय, राइट. पेपल स्टेट्स में वापस पोप को छोड़ा गया. सिचिली या नेपल्स सिचिली में हाउस ऑफ बर्बन, राइट. ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग्स, प्रूशिया में जर्मन्स, रशिया में रोमनोव्स, इफ आई एम नॉट wrong, I hope I'm not wrong, रशिया में रोमनोव्स. Now to check the spread of nationalism, the Italian and German states were reconstituted. छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, right, to spread the, because this was the region that was under the control of Napoleon, right. और यहाँ पर आइडियाज जो है वो नेशनलिज्म के फैल गए थे, तो कंसोलिडेट ना हो जाए ये आइडियाज, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया. इटली वॉज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग वे. पिडमॉन्ट सार्डिनिया वॉज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट इन इटली, राइट, जो कि हाउस ऑफ सेवॉय के अंडर दी गई. पिडमॉन्ट सार्डिनिया, नॉर्दर्न इटली, एक हिस्सा तोड़ दिया. लोम्बार्डी एंड गलेशिया रीजन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इटली एंड वॉज पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया. सो दिस वॉज द वेनेशियन रीजन. जो वेनेशियन स्टेट्स है लोम्बार्डी एंड गलेशिया, ये इटली को दे दिया गया. सो अगर इटली का मैप देखेंगे आप, कहाँ गया, दिस वाज द पिडमॉन्ट सार्डिनिया, दिस वाज द लोम्बार्डी एंड गलेशिया रीजन दैट वाज गिवन टू ऑस्ट्रिया, राइट. देन पार्मा, मोडेना, टस्कनी, पेपल स्टेट्स, किंगडम ऑफ सिसिली, ये सभी छोटे छोटे स्टेट्स तोड़ दिए गए. ठीक है, दिस वाज पिडमॉन्ट एंड दिस इज सार्डिनिया. दिस इज कॉर्सिका. कॉर्सिका वाज पार्ट ऑफ फ्रांस. ठीक है, this was part of Austria. In central Italy, Parma, Modena and Tuscany were put under Habsburg dynasty, right. Although Habsburg, Austrians were also Habsburg, but there were other branches of Habsburg also, like one that ruled in Spain. So Parma, Modena and Tuscany, तीन जो है वो छोटे स्टेट्स हैब्सबर्ग्स के अंडर दे दिए गए. Some parts in this area was given to Pope so that the northern and the southern part remain separated. बीच में पेपल स्टेट बना दिए गए, ऊपर नॉर्दर्न स्टेट्स है और नीचे सदर्न स्टेट्स है. नाउ नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है. नॉर्दर्न स्टेट्स में एक साइड वेनिस, जेनोवा है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर बड़े ट्रेडर्स थे यहाँ पर. बीच में पेपल स्टेट है और नीचे सिचिलीज है. सिचिलीज जो है वो साउथ ऑफ इटली है, यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर अग्रेरियन प्रोडक्शन ज़्यादा है. ऊपर ट्रेड और इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा था, क्योंकि यूरोप, मेनलैंड यूरोप से कनेक्टेड है.
राइट। सो एक क्लास डिफरेंस जो है वो इटली में खड़ा होता है और उसको मेंटेन रखने की कोशिश करता है बीच में पोप, ताकि क्लास डिफरेंस यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना रहे, उस लेवल पर यूनिफाई ही ना हो इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली जब पढ़ेंगे तो देयर वी विल गो इनटू दिस डिटेल। In South Italy, Naples and Sicily were part of Bourbon dynasty. Bourbon was the house that used to rule फ्रांस. सो वहीं से ही उन्हीं के ही किसी चाचा भतीजा को उठाकर यहाँ पर भी बिठा दिया रूल करने के लिए. ठीक है ना. इन दिस वे, in the words of Metternich system, in the next session we shall discuss, Italy became a mere geographical expression. केवल एक geographical expression में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया. सेम गोस फॉर जर्मनी. जर्मन पहले इटली जो है वो एक इटली स्टेट, क्योंकि पेनिनसुला है राइट, इसीलिए एक सेपरेट आइडेंटिटी थी इटली की, बट अब केवल एक जोग्राफिकल एक्सप्रेशन बनकर रह गया इटालियन पेनिनसुला, बट इट देवर मेनी स्टेट्स राइट. जर्मनी के साथ क्या हुआ? इन जर्मनी द अरेंजमेंट्स डन बाय नेपोलियन वाज स्क्रैप्ड एंड इन इट्स प्लेस जर्मन कन्फेडरेशन वाज फॉर्म्ड. सो नेपोलियन डिड व्हाट? नेपोलियन created the confederation of Rhine of around 16 states. This confederation consisted of 39 states. बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया. And they were represented in the Frankfurt Parliament, right, जो कि इफेक्टिवली ऑस्ट्रिया के चांसलर के कंट्रोल में थी, यानी मेटरनिक के कंट्रोल में थी. Now the representatives in the parliament were chosen by the rulers of the state of these 39 states. वो अपने representatives भेज रहे हैं, बट बड़ा हिस्सा जो है वो किसके पास है पावर का? ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया. Now Vienna Congress intentionally made German rulers stronger so that the nationalist feeling instilled by the French Revolution in German citizen could not raise its head again. So बड़े दो जर्मन रूलर्स को वहां पर स्ट्रॉन्गर बनाया, और जो जर्मन स्टेट्स हैं उनको स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं छोटे छोटे, लाइक सेक्शनी थी, ठीक है, और जो प्रूशिया वाला रीजन था या ऑस्ट्रिया वाला जो रीजन था, तो जर्मन स्टेट्स को, जर्मन रूलर्स को स्ट्रॉन्ग बनाया वहां पर, ताकि मोनार्की वाला यानी ओल्ड एंशिएंट रिजीम, ओल्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग रहे. सो आई होप ये सब आप समझ पा रहे हैं. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. Now, apart from this, to put a check over German nationalism, Austria was made the guardian of the German region. Right? Austria में मेटरनिक, एंड मेटरनिक अपने जीते जी तो, जहां तक मेटरनिक की कोशिश, फिर खैर आखिरी में 1848 में मेटरनिक को लंदन भागना पड़ा. 1848 में जो फिर रेवोल्यूशन हुआ उसके चलते, बट 1848 तक मेटरनिक की कोशिश तो यही रही कि भैया नेशनलिज्म के आइडियाज पनपे ना, अपने ऑस्ट्रिया के इंटरेस्ट जो हैं वो बने रहे, और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो स्प्रेड ना हो, ऑस्ट्रिया की पोजीशन यूरोप में स्ट्रांग बनी रहे. ऑस्ट्रिया वाज गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एज वेल, एंड एज आई सेड ना, मेटरनिक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को अपने फॉरेन ऑफिस की तरह ट्रीट कर रहा था. इतना ज़्यादा कंट्रोल था मेटरनिक का इस कन्फेडरेशन ऑफ जर्मन में, या जर्मन कन्फेडरेशन में. सो दिस वाज दी 39 स्टेट्स, जिसमें आप देख रहे हैं ऑस्ट्रिया और प्रूशिया का बड़ा स्टेक है राइट. उसके अलावा और भी छोटे बड़े स्टेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लाइक बवेरिया. वन सेकेंड, देयर शुड बी अनदर मैप. यस, दिस इज बवेरिया राइट. देन वेस्टफेलिया, हनोवर, देन मैक्लेनबर्ग, व्हाट एल्स यहाँ पर और छोटे छोटे, सेक्सनी राइट. तो दीज आर सम, ये कुछ बड़े स्टेट्स हैं जो कि जर्मन स्टेट्स थे. उसके अलावा प्रूशिया का स्टेक तो है ही, और ऑस्ट्रिया का स्टेक भी. इन जर्मन स्टेट्स को स्ट्रॉन्ग किया गया और छोटे छोटे स्टेट्स को वीक ही रहने दिया गया और इन पर डिपेंडेंट बना दिया गया. सो इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स हैं. ठीक है. रेस्ट क्या क्या है? दिस इज ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, दिस वर ऑटोमन. यहाँ पर ये पोलैंड वाला एरिया रशिया कंट्रोल में. दिस वाज प्रूशिया, दिस वाज किंगडम ऑफ नॉर्वे स्वीडन, दिस इज ब्रिटेन, दिस इज किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, दिस इज फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल राइट. यहाँ पर क्या है? ये पिडमोंट सार्डिनिया राइट. देन मोडेना है यहाँ पर, टस्कनी है. दिस वाज, ये ऑस्ट्रिया कंट्रोल में ही था. दिस वाज व्हाट, वेनिस एंड लंबार्डी, देन पेपल स्टेट्स एंड सिचिली राइट.
हियर छोटा सा किंगडम है डेनमार्क का। फिनलैंड जो है वाज इन कंट्रोल ऑफ रशिया। आयरलैंड वाज इन दिस टाइम वाज इन कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, राइट। और जो ग्रीन वाला हिस्सा है दिस वाज दी जर्मन कन्फेडरेशन, राइट। सो इन 1815 अब ध्यान से देखिएगा दो तरह के, दो कैटेगरी के अलायंसेस बने। पहला तो क्वाड्रुपल अलायंस है और दूसरा होली अलायंस है। द क्वाड्रुपल अलायंस वाज formed to implement the provisions of Vienna Congress without any disruptions। और क्वाड्रुपल अलायंस क्या है? वही चार बिग पावर्स, किस किस की, कौन कौन सी? ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया एंड रशिया। लेटर फ्रांस वाज एडेड इन दिस क्वाड्रुपल अलायंस और then it came to be known as the concert of Europe. In the next session, in tomorrow's session, we shall discuss the concert of Europe and the Metternich system. ठीक है, ये नेक्स्ट सेशन में समझेंगे हम। बट इनिशियली इट वाज क्वाड्रुपल अलायंस। फ्रांस को देखिए, फ्रांस को इनको जोड़ना ही पड़ा फ्रांस में, क्योंकि इन्होंने लुई 18 को बिठा दिया, ठीक है, जो कि लॉयल था ऑब्वियसली इनका। और कैथोलिक चर्च जो है वो चल ही रहा है यहाँ पर, ओल्ड ऑर्डर धीरे धीरे एस्टेब्लिश होने लगा, तो फ्रांस को भी इन्होंने सीट दे दी, क्योंकि फ्रांस एक बड़ा स्टेट था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट था। जस्ट बिकॉज फ्रांस हार गया वॉर में, दैट डजंट मीन कि फ्रांस की इंपॉर्टेंस कम हो गई, ठीक है। फ्रांस के पास अभी भी इंपीरियलिस्टिक टेरिटरीज बहुत सारी थी। ऑन द अदर हैंड रशियन जार अलेक्जेंडर वन, ये जार वर्ड जो है वो काइसर से निकला है, जिसे हम सीजर पढ़ते हैं ना आमतौर पर, इट इज एक्चुअली काइसर, ठीक है। बिकॉज क्या है आगे समझाऊंगा कभी, जब काइसर विल्हेम की बात आएगी वहां बताऊंगा। उसी तरह जार, ये कायसार से जार बना है, ठीक है। कुनिग क्या होता है, राइख क्या होता है, ये सारी टर्म्स हमें समझनी है वर्ल्ड हिस्ट्री में। Now, on the other hand, Russian Tsar Alexander I formed another alliance which was known as the Holy Alliance. Now, it declared, because रशिया को क्या है, कंजर्वेटिव बनकर रहना है, ठीक है, तो ये बना रहा है होली अलायंस। इट डिक्लेयर्ड दैट देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज एंड द गवर्नेंस पैटर्न शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो क्या ये क्रिश्चियन लैंड बनाकर, एक क्रिश्चियन लैंड वापस बनाओ यूरोप को, जिसके सेंटर में ये जो कन्फेडरेशन ऑफ जर्मन बनाई है, जर्मन कन्फेडरेशन बनाई है इन्होंने, ये बेसिकली लूजली कहना चाह रहे हैं कि ये वही होली रोमन एम्पायर है, जिसको 1806 में बस्ट कर दिया था नेपोलियन ने, जब नेपोलियन ने कहा कि इट इज नॉट होली, इट इज नीदर रोमन नॉर इट इज एन एम्पायर, ठीक है। रोमन क्यों नहीं है? बिकॉज जर्मेनिक्स थे वो, राइट। एम्पायर क्यों नहीं है? क्योंकि हार्डली इट वाज अ स्टेट, इट वाज अ कन्फेडरेशन, बहुत लूज था, पावरफुल तो थे ही नहीं। और होली तो ये किसी भी तरीके से नहीं है, बिकॉज बैक स्टैबिंग और देयर वाज नथिंग होली अबाउट दैट एम्पायर और दैट पॉलिटिकल स्टेट। देयर आर अदर रीजन ऑल्सो, आगे कभी और समझाऊंगा क्यों कहा है ऐसा नेपोलियन ने। Now, but the terms of this Holy Alliance were very vague. Above all, Britain was suspicious about the fact, right, not just this Holy Alliance, but also this Consort of Europe. Now, this Consort of Europe is precursor to the League of Nations, and then League of Nations is considered as the precursor of United Nations, and not just United Nations, आप NATO भी मान सकते हैं, right? So, Consort of Europe is a precursor to League of Nations. सारी ये लीग ऑफ नेशन या जो लीग बनानी है, यूरोपियंस आपस में जुड़ के रहे, पूरी दुनिया पे रूल करें, ये कहानी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से शुरू हो रही है, ठीक है। Now, above all, Britain was suspicious about the fact that Russia might try to increase its influence in Europe by this alliance, by the Holy Alliance. तो रशिया अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है पॉलिटिक्स में, टर्मिनोलॉजी लेकर आ रहा है अपनी कि हमने होली अलायंस बनाया, होली अलायंस को लीड करने की कोशिश करेगा और इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन ऐसा होने नहीं दे सकता,
ठीक है. सो इट डिडंट जॉइन दी होली अलायंस, सो ब्रिटेन ने ज्वाइन ही नहीं किया. ऑल्दो ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया ज्वाइंड इट, बट दैट वाज जस्ट टू प्लीज दी रशियन जार अलेक्जेंडर वन. अलेक्जेंडर वन वाज कंसिडर्ड इन हिज अर्ली एजेस, जब नेपोलियन से पिट रहा था वो बार बार, एट दैट टाइम ही वाज कंसिडर्ड एज not so experienced a ruler, but in his later years he was considered as more of an idealist, right? Nevertheless, बड़े एरिया का he had legitimacy to rule according to the treaty of Vienna, or sorry, Congress of Vienna. He had the legitimacy to rule, right? और एक बहुत बड़ा स्टेट था उसके कंट्रोल में, इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्सेज. सो ऑस्ट्रिया और प्रूशिया उसको एंटरटेन कर रहे हैं कि चलो ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं. बट इंग्लैंड जैसा कहेगा वैसा ही, या इंग्लैंड के अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया और प्रूशिया भी चलते नजर आएंगे हमें. बट इवेंचुअली हम देखेंगे कि कहाँ पर वो अगेंस्ट में खड़े होंगे. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, राइट? सो द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप एंड देन द मेटरनिक सिस्टम, this we shall discuss in the next session. So that is all for today. Thank you for watching. I hope आज की कहानी आप लोगों को समझ आई होगी of the Congress of Vienna. क्या कहाँ पर कन्वीन की गई, वहाँ पर क्यों कन्वीन की गई, यानी कि वियना में, ऑस्ट्रिया कैपिटल में. क्या इंपॉर्टेंस है ऑस्ट्रिया और रशिया का, कारण क्या है, what was their intentions, what was the reason for the convention of this Congress, राइट? और फिर उन्होंने डिसीजंस क्या क्या लिए, क्या क्या चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिले कांग्रेस ऑफ वियना की वजह से. सो आई होप समझ आया होगा आपको. मेक श्योर कि प्रीवियस सेशंस आप लोग जरूर देखें, एंड मेक श्योर कि आप आगे आने वाले सेशंस के साथ भी जुड़े रहें. इफ नॉट, नहीं देख पा रहे हैं प्रीवियस सेशंस बिकॉज यू हैव नॉट ज्वाइंड माय कोर्स, सो मेक श्योर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी. सो मेक श्योर दैट यू कॉन्टैक्ट मी फॉर the details of the course. All right, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.